आज हम यहाँ पे गृह विज्ञान का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत इकाई 3 बाल्यावस्था का अध्ययन कर रहे हैं। पाठ 12 पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्यता। इसके पहले 2 भाग में हमने शैशवावस्था एवं विद्यालय पूर्व बाल्यावस्था के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, और वो पहला जो दूसरा भाग था उसके अंत में मैंने कुछ सवाल छोड़े थे। आइए अब हम अध्ययन करते हैं भाग 3, विद्यालय जाने वाले बच्चे, यानी 7 साल से लेकर 11 वर्ष तक की ये आयु होती है, जिसके अंतर्गत हम पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य का अध्ययन करेंगे। जो सवाल मैंने छोड़े थे, आशा करती हूँ आपने उन सब का जवाब अपने नोटबुक में लिख लिया होगा। आइए उसको देखते हैं कितना सही और कितना और अध्ययन करने की आवश्यकता है। देखिए, आपके 4 वर्षीय बालक को कितनी किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है? 1690 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। विद्यालय पूर्व बच्चों के आहार में आयोडीन, लोह तत्व, कैल्शियम तथा प्रोटीन का क्या महत्व है? विद्यालय पूर्व के बच्चों में आहार में लोह तत्व से आपका आयोडीन से आपका गलगंड, लोह से अनीमिया, कैल्शियम से अस्थि विकार या रिकेट्स और प्रोटीन से कुपोषण हो जाता है। विद्यालय पूर्व बच्चों के लिए आहार की योजना बनाते समय किन 3 पहलुओं का ध्यान रखना चाहिए? वो 3 पहलू जो मैंने अंडरलाइन करे थे, विविधता, संतुलन एवं संयम। विद्यालय पूर्व बच्चों के आहार में स्नैक्स क्यों महत्वपूर्ण है? विद्यालय पूर्व बच्चों के स्नैक्स जो मध्य पौष्टिक अल्पाहार के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो आवश्यक कैलोरी एवं पोषक तत्व प्रदान करता है। आखिरी, MMR का टीका किस लिए लगाया जाता है? खसरा, कनफेड़ा और रुबेला। इसको इंग्लिश में मीजल, मम्स एंड रुबेला भी कहा जाता है। आशा करती हूँ आप सबने इसका अच्छे से आंसर दे लिए होंगे, नोटबुक में रीटैली कर लिए होंगे। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं विद्यालय जाने वाले बच्चों के बारे में। विद्यालय जाने वाले बच्चे 7 से 12 वर्ष या 11 वर्ष आसपास के होते हैं। इसको बाइफकेट लाइन नहीं करते हैं। विद्यालय जाने वाले बच्चों के शारीरिक रूप से अत्यंत ही सक्रिय होते हैं। संचारी रोगों का बच्चा अब ज़्यादा प्रभावित नहीं होता, क्योंकि संक्रमित रोग जब हम बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, हम हमारे लिए सभी चीज़ों के लिए वयस्कों पर निर्भर होते हैं, तब ज़्यादा हमने संक्रमित रोग हो जाते हैं। इस समय तक हमारे अंदर बहुत सारे प्रतिरक्षक आ चुके हैं, बहुत सारा टीकाकरण हो चुका है, तो अब हमारे पे ऊपर बहुत ज़्यादा संक्रमित रोग नहीं होते हैं, यहाँ तक काफ़ी शक्तिशाली हो जाते हैं। अब देखेंगे कि क्या विकास प्रक्रिया अपेक्षाकृत धीमी हो जाती है। शैशवावस्था में बहुत तेज़ होती है, शरीर में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है, विशेष रूप से 9 से 10 वर्ष तक। उससे आगे में वर्षों में बालक और बालिकाओं के विकास के पैटर्न में भिन्नता दिखाई देती है। विद्यालय जाने वाले विद्यालय बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं। यद्यपि यहाँ वृद्धि एक अव्यक्त अवधि है, अर्थात वृद्धि स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर नहीं है, परंतु वृद्धि तो हो रही है ना। हमने पहले भी पढ़ा था, वृद्धि हमारे किशोर अवस्था तक होती रहती है, तो वृद्धि तो हो रही है। अनेक गतिविधियों के कारण उसकी दिनचर्या व्यस्त हो जाती है, इसलिए उसकी ऊर्जा का बचाए रखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 9 वर्ष की आयु में तक बालक और बालिकाएं दोनों की ही पौष्टिक आवश्यकताएं समान होती है, उनमें कोई भिन्नता नहीं होती, किंतु 10 वर्ष से दोनों की आवश्यकताएं भिन्न हो जाती है, क्योंकि यह वह अवस्था होती है, उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व किशोर अवस्था भी कहा जाता है, जब लड़के और लड़कियों में आवश्यकताओं में भिन्नता आने लग जाती है। अस्थि की वृद्धि व मासिक स्राव की तैयारी में सहायता के लिए प्रोटीन, लोह तत्व तथा कैल्शियम की अधिक मात्रा की आवश्यकता पड़ती है लड़कियों को। वहीं पे 10 से 12 वर्ष के लड़कों को अधिक कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है, ताकि किशोर अवस्था के दौरान वृद्धि में तेज़ी से के लिए कैलोरी पर्याप्त संचय कर सके और वो उस वृद्धि को पर्याप्त पा सके।
फिर आता है विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए आहार आयोजन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने कहा पौष्टिक तत्व होने चाहिए, पोषण होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, तो उनका उस तरह से आहार आयोजन करना चाहिए जैसे कि वो उसको स्वीकृत करें, ग्रहण करें और इंजॉय करें। विद्यालय पूर्व बच्चों के लिए आहार आयोजन के लिए सभी पहलू तथा दिशा निर्देशों का अनुसरण करते हुए ऐसा लग सकता है कि विद्यालय जाने वाले बच्चे आहार अंत ग्रहण का एक विशेष पैटर्न स्थापित कर लेते हैं। कुछ सीमा तक आप सही हैं, किंतु विद्यालयगामी बच्चों के लिए संतुलित आहार आयोजन करना अन्य पहलुओं के भिन्न हो सकता है। आइए अब हम इसके बारे में जानें। पहले हम उनकी आवश्यकताओं के बारे में जानें कि उनको कितनी ऊर्जा, क्या कौन से पोषक तत्व चाहिए। ऊर्जा 7 से 9, 10 से 12 बालक और बालिका है। 1950, 21 से 90, 1970 किलो कैलोरी। प्रोटीन 41, 54, 57। वसा 25, 22, 22। कैल्शियम 400, 600, 600। लोह तत्व 26, 34, 19। देखिए लड़कियों को ज़्यादा चाहिए, लड़कों के वनस्पत। विटामिन ए 600 सबको, या बीटा कैरोटीन 2400 सबको। थायमिन 1, 1.1, 1। राइबोफ्लेविन 1.2, 1.3, 1.2। पैराडॉक्सिन 1.6। फॉलिक एसिड 60, 70, 70। एस्कॉर्बिक एसिड 40। विटामिन बी 0.2 से 1। नियासिन 13, 15, 13। ये एक बेसिक है। विविधता लाना। अब हमने आहार आयोजन में पॉइंट है विविधता लाना। हम बार बार इस चीज़ को हर जगह कह रहे हैं। अब तो ये बच्चे स्कूल जाते हैं, अपने दोस्तों को देखते हैं, और अगर रोज़ रोज़ वो एक ही खाना लेके जाएंगे और उनके दोस्त अलग लाएंगे तो वो उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि बच्चा पूर्णतः अपना खाना खाए तो उसके भोजन में विविधता लाने की अत्यधिक आवश्यकता होती है। पौष्टिक ज़रूरतों के अनुसार प्रस्तुतिकरण में, भोजन के पकाने की विधि में और भोजन के विभिन्न इंग्रेडिएंट्स के अंतर्गत, सभी के अंतर्गत विविधता लाना अत्यधिक आवश्यक हो जाता है। फिर अच्छा पोषण सुनिश्चित करना। इस उम्र में बच्चों को सभी प्रकार के पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है और ये सुनिश्चित करना कि जो उनकी आवश्यकता है वो परिपूर्ण तरीके से उनको प्राप्त हो। अधिक प्रोटीन, कैल्शियम, लोह तत्व, आयोडीन की आवश्यकता होती है। फल तथा सब्जियां अनेक आहार में वृहत पोषक तत्वों की सघनता को बेहतर करती है तथा साबुत अनाज हृदय रोग, मधुमेह जैसे रोगों के खतरे को कम करती है। जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि आयोडीन युक्त नमक गलकंड, आयोडीन की कमी से बचने के लिए सबसे सरल तरीका है जिससे थायराइड ग्रंथि पूर्णतः से अच्छे से काम करती है, आपका गलकंड नहीं होता है। फिर आपका पॉइंट आता है संतृप्त वसा, नमक, चीनी की सीमित मात्रा में सेवन। अगर हम संतृप्त वसा का बहुत ज़्यादा सेवन करेंगे तो हम हृदय रोग से ग्रसित हो जाएंगे, मोटापे से ग्रसित हो जाएंगे। हमारा पूर्ण भोजन का सामान्यतः सिर्फ 20% वसा से होना चाहिए। ये हमारे विद्यालय जाने वाले बच्चों के विकास और वृद्धि में एक क्वेश्चन मार्क पैदा कर देता है और विभिन्न प्रकार की बीमारियों को आकर्षित करता है। वसा एवं चीनी की प्रचुर मात्रा मोटापे का खतरा, हृदय रोग का खतरा, मधुमेह का खतरा और उनसे संबंधित बहुत सारी बीमारियों का खतरा पैदा कर देते हैं। उसी तरह नमक का अत्यधिक सेवन आपकी रक्त दाब को बढ़ा देती है, जिसको हम नॉर्मल भाषा में हाई बीपी कहते हैं, और हमको जिसके फलस्वरूप लकवा, गुर्दा और हृदय की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। क्या आप जानते हैं कि आजकल छोटे छोटे बच्चों में प्राय मधुमेह और उच्च रक्तचाप की बार बार शिकायतें सुनने को मिलती है। पहले ये बीमारियां इक्के दुक्के को होती थी, फिर ये बड़ों को होने लगी, लेकिन आजकल अपन पोषण संबंधी चीज़ों को ध्यान ना दे के लाइफस्टाइल बहुत आरामदायक करके इन बीमारियों को न्योता देते हैं कि आओ हमें लग जाओ। तो हमें न्योता नहीं देना, हमें तंदुरुस्त रहना है, हमें पोषक भोजन करना है, हमें फिट रहना है, हमें हेल्दी रहना है। तो उसके लिए थोड़ा व्यायाम करें, पौष्टिक भोजन खाएं और पूर्ण पौष्टिक तत्वों से युक्त खाएं। नाश्ता अवश्य करें।
नाश्ता एक विशेष आहार है, इनमें प्रोटीन ऊर्जा अधिक से अधिक होनी चाहिए। रात भर खाली पेट रहने के उपरांत बच्चे को सुबह का नाश्ता कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। भोजन बनाने की योजना में बच्चों को शामिल करें। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनको भोजन की योजना बनाने में शामिल करें, जैसे वो अपनी पसंद या नापसंद को उसमें सम्मिलित कर सकें और भोजन को अच्छे से ग्रहण कर सकें, स्वीकार कर सकें। संतुलित भोजन की योजना के दिशा निर्देशों का अनुपालन करने के अतिरिक्त स्कूल जाने वाले बच्चों द्वारा खाए जाने वाले भोजन की मात्रा जो ICMR द्वारा अनुशंसित है वो ये है: अनाज 270, 330, 270, दाल व फलियां 60, दूध 500, जड़ व कंदमूल 100, पत्तेदार सब्जी 100, अन्य सब्जी 100, फल 100, चीनी 30, 35, 30, वसा 25 सभी को, क्योंकि वसा ज़्यादा तो मोटापा और बीमारियों को न्योता देती है। विद्यालय जाने वाले बच्चों को 3 संतुलित भोजन और 2 पौष्टिक स्नैक्स परोसना अत्यधिक आवश्यक होता है। आइए इनका विश्लेषण करते हैं और इनका अवलोकन करते हैं। सुबह का नाश्ता: दूध, कॉर्नफ्लेक्स, रवा उपमा, सूजी का उपमा, सेब, आप मूसली, कॉर्नफ्लेक्स कुछ भी खा सकते हैं। स्कूल टिफ़िन में अपनी बेटी के लिए या तो अंडा भर के पराठा या पनीर का पराठा या वेजिटेबल पराठा या सैंडविच दे सकते हैं। दोपहर के खाने में सब्जियों का पुलाव, सलाद के लिए टमाटर, खीरे के टुकड़े तथा छाछ। शाम का अल्पाहार उबले आलू और अंकुरित मूंग की चाट या फ्रूट चाट या कुछ भी और। रात्रि भोजन: चने की दाल अथवा चिकन की करी, ओकरा या भिंडी, प्याज की सब्ज़ी, रोटी। ये एक आपको सैम्पल मेन्यू है, इसको आप अपने हिसाब से, अपने प्रांतीय ज़रूरतों के हिसाब से, उपलब्धता के हिसाब से, खान पान के परिवेश के हिसाब से बदल सकते हैं। कुछ लोग प्योर वेजिटेरियन होते हैं, कुछ लोग प्योर नॉन वेजिटेरियन होते हैं, कुछ साउथ में रहते हैं, कुछ पंजाब में रहते हैं। सबका प्रांतीय उपलब्धता अलग है, स्वाद अलग है, स्वीकार्यता अलग है। उनके अनुसार ये आप मेन्यू बना सकते हैं। आइए दूसरा पॉइंट देखें। विद्यालय पूर्व बच्चे एवं विद्यालय जाने वाले बच्चों की आहार मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक। बच्चों के भोजन के सभी योजना और तैयारियों के बावजूद अक्सर अवसर आते हैं कि छोटे बच्चे कुछ महत्वपूर्ण पोषक तत्वों से वंचित रह जाते हैं। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि बच्चों के खाने पीने की आदतें विकसित हो रही है तथा बहुत से कारक इन आदतों को प्रभावित करते हैं। इन के बारे में चर्चा करते हैं, जैसे टीवी देखते हुए खाना, अपने दोस्तों से प्रभावित होना या कुछ स्पेशल चीज़ नहीं खाना क्योंकि मेरा दोस्त नहीं खाते, मित्र मंडली क्या खा रही है, किस परिवेश में बड़े हो रहे हैं, ये सब निर्भर करते हैं। पारिवारिक माहौल जिसके अंतर्गत ये आता है कि हमको बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि परिवार के संग एक साथ बैठ के आहार आयोजन का ग्रहण करना चाहिए। जब हम एक साथ बैठते हैं तो कुछ चीज़ पसंद हो ना पसंद हो सब उसको ग्रहण करते हैं। जो भी प्लेट में सर्व किया गया है उसको खाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं और हम ख़त्म करते हैं। सब पौष्टिक तत्वों का ग्रहण करते हैं। अगर घर में 5 जने हैं तो हर की पसंद का एक बनेगा तो किसी का नापसंद का भी बनेगा। जब दूसरा हमारी पसंद का खा रहा है तो हम भी उसकी पसंद का ग्रहण करते हैं। और इसलिए माता पिता को पोषण संबंधी उचित ज्ञान होने चाहिए कि किस जने को, किस पारिवारिक व्यक्ति को क्या पौष्टिक तत्व चाहिए, वो किस उम्र में है, किस वर्ग में है और क्या उसकी ज़रूरतें हैं और उसको बनाने में सम्मिलित करना चाहिए। घर में जब भोजन कर रहे हैं सुखद और आरामदायी वातावरण के साथ साथ खाना अच्छी भोजन की आदतों एवं पोषक तत्वों के ग्रहण करने के लिए उपयुक्त होता है। इसी के अंतर्गत दूसरा आता है संचार माध्यम। संचार माध्यम के अंतर्गत हमारे लिए जो भी टीवी पे, रेडियो पे, टेलीविज़न पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जो भी संचार माध्यम पे प्रदर्शित होता है, प्रदर्शन होता है, उसकी ओर हम आकर्षित होते चले जाते हैं। उनके अंदर जो टैगलाइंस यूज़ होती है वो हमको इतना आकर्षित करती है कि चाहते ना चाहते हुए भी इस उम्र के बच्चे उसको खाने के लिए तत्पर और तैयार हो जाते हैं। या त्यौहार है या कोई अवसर है उसके अंतर्गत जो भोजन बनता है वो चीनी, नमक और समयुक्त वसा के युक्त होता है जो कि हमको बहुत घातक सिद्ध होता है और ये इन बिटवीन स्नैक्स जो हम खाते हैं उसको सेवन
करते रहते हैं। तो कोशिश करके हमें वो खाना खाना चाहिए जो कि हेल्दी हो, स्वस्थ हो, पौष्टिक हो, और हम इन बिटवीन स्नैक्स को थोड़ा मोटिवेट इनोवेट कर सकें, और ये जो हमारे लिए घातक हैं, जो बीमारियों को न्योता देते हैं, उनको सेवन ना करें। मित्र मंडली बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ये जो उम्र होती है उसके अंतर्गत मित्र मंडली बहुत ही आपको प्रभावित करती है। कुछ चीज़ें हम पसंद करते हैं लेकिन मित्र मंडली नहीं करती तो छोड़ देते हैं, और कुछ चीज़ें जो हम पसंद नहीं करते लेकिन मित्र मंडली के संग बैठे हुए हैं, सबके संग अपना खाना शेयर कर रहे हैं, तो उसको एक बार टेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित हो जाते हैं। तो कोशिश करते हैं कि शायद हम वो खाना सीख लें। तो इस जगह मित्र मंडली के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों ही होते हैं। तो जितना हो सके उसके सकारात्मक बिंदुओं को हम अपनाएं और उपयोग में लें, जैसे हमारी पौष्टिक आवश्यकताएं परिपूर्ण हो सके और एक हम स्वस्थ और तंदुरुस्त जिंदगी का यापन कर सकें। सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव, जैसा कि हमारा देश बहुत ही बड़ी फैला हुआ है, हर प्रदेश हर जगह की संस्कृति अलग है, समाज का परिवेश अलग है। ये कहना गलत नहीं होगा कि हर 50 किलोमीटर पे खाने का रहने का तरीका बदल जाता है। तो हम जब खाने और रहने का तरीका हर 50 किलोमीटर में बदल जाता है तो हम पूरे देश में एक ही भोजन प्रणाली को कैसे स्थापित कर सकते हैं। साउथ में चावल डोमिनेटिंग है, नॉर्थ में राजस्थान में यहाँ पे गेहूँ डोमिनेटिंग है। ना तो साउथ वाले गेहूँ खा सकते हैं, ना हम ज़्यादा चावल खा सकते हैं। तो हर कोई अपना सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक क्षेत्रों के अनुसार भोजन को स्वीकृत करे और उसमें सभी प्रकार के पौष्टिक तत्वों का समावेश करे। अनियमित भूख, आप देख सकते हैं कि बच्चा कभी कभी कुछ भोजन नहीं खाता और कभी कभी वो बहुत ज़्यादा खाने लग जाता है। तो अगर वो बच्चा कभी एक भोजन नहीं खा रहा तो उसके पीछे ना पड़ो, छोड़ दो। जब उसको भूख लगेगी तब वो खा लेगा। कोई भी बच्चा भूखा नहीं रहता। अगर उसको भूख नहीं लग रही है तो उसके पीछे मत पड़ो, मत डांटो। पूर्ण रूप से खा लेगा, ना प्रलोभन दो ना डांट दो। स्वास्थ्य की आदतें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे हम अच्छी स्वस्थ आदतें डाल सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि अच्छा स्वास्थ्य शारीरिक एवं भावनात्मक स्वस्थता का मिश्रण है। पोषक तत्वों के मामले में पर्याप्त भोजन के अतिरिक्त विद्यालय जाने वाले बच्चों को कुछ आदतें विकसित करने के लिए आवश्यकता होती है। खान पान की अच्छी आदतें विकसित कराने के लिए हमें ये चाहिए कि हम ज़्यादा टीवी, मोबाइल, गैजेट्स ना देखें। शारीरिक कार्य अत्यधिक करे ही करे। राधा के पास इस समस्या का समाधान है। तो वो क्या करती है, उसका बच्चा बैठता है तो एक बोल लाती है, उसमें फल या सब्ज़ी डालेगी, अंकुरित चने डालेगी, उबले चने डालेगी, सब्जियां डालेगी और टोफू डालेगी, भाप में पकी सब्जियां डालेगी। तो वो क्या होगा, लो कैलोरी, हाई प्रोटीन, हाई खनिज लवण, हाई विटामिन और एक हेल्दी बोल कंप्लीट मील हो जाएगा, जिसके कारण उसके बच्चे को एक पौष्टिक तत्व प्राप्त होंगे। वह कहती है कि हम उनके काल्पनिक नाम देके मिश्रण को अदला बदली कर सकते हैं। नए नए नाम दो, इंटरेस्टिंग नाम दो, बच्चे आराम से स्वीकृत करेंगे। शारीरिक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए खान पान के साथ साथ शारीरिक गतिविधियां करना अनिवार्य है। करीबन 40 से 45 से 60 मिनट के लिए हमको शारीरिक गतिविधियां करनी चाहिए। हम वही करते हैं जो हमारे बड़े करते हैं। तो अगर एक आदर्श ज़िंदगी हमारे बड़े कर रहे हैं, एक खान पीन की आदतें अच्छी है, उनमें शारीरिक गतिविधियां अच्छी है, तो बच्चे अपने आप उनका अनुसरण करके शारीरिक गतिविधियां भी करने लग जाएंगे और अच्छे खान पान की आदतें डालेंगे, सक्रिय जीवन शैली करेंगे और स्वस्थ खान पान करते रहेंगे। भोजन की सुरक्षा सुनिश्चित करें। यह सुनिश्चित करें कि बच्चा खाना खाने के पहले हाथ धोए, आराम से बैठे और जो खा रहा है फल सब्ज़ी उसको भी धोकर खाए, ऐसे ही उठाकर ना खाए।
आहार की मात्रा पर नियंत्रण सुनिश्चित करना। 9 से 12 वर्ष की आयु ऐसी होती है कि उनको अपनी भूख पे कंट्रोल नहीं रहता। अगर उनकी पसंद का खाना है तो उनकी डाइट का कोई कंट्रोल नहीं है, और अगर पसंद का नहीं है तो उन्हें भूख ही नहीं लगेगी, वो एक रोटी में ही पेट भर जाएगा। तो हमें ये सुनिश्चित करना है कि जब उनकी पसंद का खाना है तब उनको मात्रा को सुनिश्चित करें कि इतना ही खाना है, और जब उनकी पसंद का खाना नहीं है तब भी सुनिश्चित करें कि इतना तो खाना ही खाना है। विद्यालय बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी मुद्दे। प्रतिरक्षण कार्यक्रमों में पौष्टिक भोजनों के तरीके की अनुपालना माता पिता के संयुक्त प्रयास के इस समय तक बच्चों को जो नॉर्मल खांसी, जुकाम या नॉर्मल जो सीजनल बीमारियां होती है उनसे वो पर्याप्त मात्रा में लड़ सकते हैं, और उनको अब ये बीमारियां नहीं होती क्योंकि वो काफ़ी मजबूत हो चुके होते हैं। अब आप जानते हैं कि बच्चों में मोटापा स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा खतरा बन गया है। अत्यधिक मात्रा में वसा युक्त खाना, नमक का खाना, चीनी युक्त खाना, कम रेशा खाना बहुत सारी बीमारियों को इनवाइट करता है। तो हमें असक्रिय जीवन शैली की स्थिति की ओर अग्रसर ना करके हमें सक्रिय जीवन शैली को करना है, क्योंकि वो गंभीर बीमारियों की अवस्था से बचाएगा। यह समस्या हमारे उच्च सामाजिक आर्थिक वर्ग में ज़्यादा होती है, क्योंकि वो लोग खुद का कार्य कुछ भी नहीं करते। हर कार्य के लिए एक नौकर अपॉइंटेड होता है जो वो कार्य कर रहा होता है। हम एक ही जगह बैठे होते हैं, टीवी देख रहे हैं, गैजेट देख रहे हैं और अपनी बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। टाइप 2 मधुमेह व अतिरिक्त रक्तचाप। पहले ये रोग बच्चों में नहीं पाया जाता था, बहुत कम बच्चों में पाया जाता था, लेकिन अभी अत्यधिक बाल्यावस्था में मोटापे के कारण सामान्य हो रहा है। अल्पोषण निम्न सामाजिक आर्थिक समूहों में मध्य एक गंभीर समस्या स्वास्थ्य संकट है। गरीब परिवार के बच्चों को खाली पेट विद्यालय जाना पड़ता है, परिणाम स्वरूप ये कुपोषित हो जाते हैं, शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, बल्कि उन्हें रोगाणुत्व व मृत्यु का अधिकतम जोखिम मंडराता रहता है। हमारी सरकार द्वारा कार्यान्वित मध्य भोजन योजना MDMS मिड डे मील प्रोग्राम्स के अंतर्गत विद्यालय में 1ली से 8वीं कक्षा वाले बच्चों को निःशुल्क भोजन प्रदान किया जाता है। इस भोजन के अच्छे परिणाम दिखाई पड़ रहे हैं। अध्यापक बताते हैं कि कक्षा में उनका कार्य निष्पादन और ध्यान लगना काफ़ी सुधार हुआ है। विद्यालय में नामांकन बढ़ा है, अपितु विद्यालय छोड़ने की जो एक क्रमांक है वो भी घटा है, जो तत्परता है वो भी घटी है। मध्यम भोजन की योजना के कारण विद्यालय बालिकाओं की संख्या बढ़ने से शिक्षा में लिंग भेद भी कम होने लगा है। अपने देश में अल्प पोषण व अति पोषण दोहरी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसीलिए यदि हम पौष्टिक भोजन के लाभों का प्रचार करें तो हम भविष्य में इसका प्रभाव कम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं उपचार प्रदान करने से विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बच्चे के स्वस्थ रहने में सुधार आएगा। बच्चों के समग्र विकास के लिए संबंधित देखभाल एवं गुणवत्ता वाली शिक्षा की ज़रूरत है, जैसे बच्चों को परिपूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके। तो आशा करती हूँ इस भाग के अंतर्गत हमने विद्यालय जाने वाले बच्चों की पोषण संबंधी जानकारियों के बारे में जाना, उनकी आदतों के बारे में जाना, उनकी आदतों पे क्या क्या इफ़ेक्ट डालेगी उसके बारे में जाना, विभिन्न बीमारियों के बारे में जाना और MDMS के बारे में जाना। तो इसके अंतर्गत हम इस अध्याय का पूर्ण अध्ययन कर चुके हैं और आपने नोटबुक में कॉपी कर लिया होगा। अब अगले भाग में मैं इसके अभ्यास प्रश्न लेके आपके सामने प्रस्तुत होती हूँ। तब तक आप निरंतर अभ्यास करते रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।